बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम अब्दुल हक मजीद है और बेसिकली मैं पेशे के एतबार से एक अकाउंटेंट हूँ और मेरी एक हॉबी है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हॉबी है, वो बुक रीडिंग है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो बुक से ज़्यादा बुक से मुतारिफ़ हों। तो आज जो मेरे ज़ेर मुतालिया किताब है वो एक बहुत मशहूर पाकिस्तान के वकील एस.एम. ज़फ़र साहब की बुक है और इस बुक का नाम है मेरे मशहूर मुक़द्दमे। ये बेसिकली एस.एम. ज़फ़र साहब की एक काविश है कि वो ये चाहते हैं कि जो नौजवान लॉयर्स हैं उनको उनके मुक़द्दमात के हवाले से पता चले और वो ये चाहते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह आप बिल्ड करना चाहिए ताकि जो नौजवान वकील हैं वो इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो एक बड़ा मशहूर मुक़द्दमा इन्होंने अपनी किताब में लिखा। ये बेसिकली मैडम नूरजहाँ से मुताल्लिक़ है। ये 1953 का वाक़या है कि मैडम नूरजहाँ पर एक निघत ख़ातून नामी एक ख़ातून जो कि मैडम नूरजहाँ के स्टूडियो में मुलाजिम थी, उन्होंने ये केस किया कि मैडम नूरजहाँ ने उन पर तशद्दुद किया, उनके बाल नोचे और उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया, जिस पर वहाँ के मजिस्ट्रेट ने, अब्दुल हई साहब उनका नाम था, उन्होंने समन जारी किया कि मैडम नूरजहाँ पेश हों अदालत के अंदर और इस मुक़द्दमे को लड़ें। तो मैडम नूरजहाँ ने अपना एक वकील सरदार इकबाल को उन्होंने मुंतखब किया जो कि एस.एम. ज़फ़र साहब के सीनियर थे। तो वो केस लड़ने के लिए तैयार हुए, आमादा हुए और उन्होंने केस के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें ढूँढनी शुरू की। तो एस.एम. ज़फ़र साहब को सरदार इकबाल ने अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद उन्हें कहा कि ये क्रिमिनल कोड का सेक्शन 205 है, उसका मुतालिया करें। तो सेक्शन 205 बेसिकली ये था कि पर्दानशीन औरत को एग्ज़म्पशन होती है कि वो अदालत में पेश ना हो, और वो सरदार इकबाल साहब उस केस में ये बावर करवाना चाहते थे मजिस्ट्रेट को कि मलका नूरजहाँ, ये मलका तरन्नुम नूरजहाँ जो है वो पेश नहीं हो पाएंगी क्योंकि वो एक पर्दानशीन ख़ातून है। तो ज़फ़र इकबाल साहब को बड़ी हैरत हुई क्योंकि वो जुगनू और बड़ी मशहूर फ़िल्में उससे पहले वो देख चुके थे और एक पब्लिक फ़िगर थी मोहतरमा। उस पर उन्हें बड़ी हैरत हुई कि मोहतरमा को किस तरह पर्दानशीन साबित किया जा सकता है। और उन्होंने बला आखिर अपने सीनियर से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इसी को तो वकालत कहते हैं। बहरहाल आप जो है वो 205 का जो क्रिमिनल कोड का वो है वो आप पढ़ लें, पढ़ के वहाँ से जितनी भी ज़्यादा आप चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो एक्सट्रैक्ट करें। बहरहाल एस.एम. ज़फ़र साहब ने उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब उन्होंने ये देखा या कोई ऐसी संजीदा ख़ातून कि जो पब्लिक में पेश नहीं होना चाहती या पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाना चाहती, तो उस ख़ातून के लिए एग्ज़म्पशन होती है। तो बेसिकली इस तरह का उन्होंने एक पॉइंट निकाला और पॉइंट निकालने के बाद सरदार इकबाल को पेश किया। बहरहाल अगले दिन कमरे अदालत में वो पेश होते हैं। एक बहुत रश और एक हंगामा होता है। एस.एम. ज़फ़र साहब सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचे हुए होते हैं और उसके बाद सरदार इकबाल अपनी गाड़ी में आते हैं। गाड़ी में आने के बाद वो कमरे अदालत में पेश होते हैं। अदालत में पेश होकर जज साहब जब उनसे पूछते हैं कि मोहतरमा कहाँ पर हैं, तो वो कहते हैं कि मोहतरमा जो है वो गाड़ी में बैठी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर पब्लिक का हुजूम है, तो जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सकती। तो इस बात पर वो कहते हैं कि जो रिटायरिंग रूम है जज का, वहाँ से वो लेकर आए हैं मलका नूरजहाँ को। बहरहाल मलका नूरजहाँ सरदार इकबाल साहब की गाड़ी से उतरती हैं, उतर के बुरक़े में होती हैं वो, और रिटायरिंग रूम के से होते हुए वो कमरे अदालत में पेश होती हैं। तो ये लोग जो हैं वो देखकर हैरान होते हैं कि मलका नूरजहाँ को सही तरीके से उन्होंने पर्दानशीन पेश किया। बहरहाल जो सरदार इकबाल साहब हैं वो अपने आर्गूमेंट को पेश करते हैं कि ख़ातून कभी मुकम्मल तौर पर पर्दानशीन नहीं होती। उसके मुख्तलिफ़ सर्कल्स होते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि वो कुछ अफराद जो हैं वो महरम होते हैं, उनसे वो पर्दा नहीं करती और बाकी सबसे पर्दा करती हैं। कुछ इस तरह के होते हैं कि जो ख़ानदान के जो करीबी अफराद हैं उनसे पर्दा नहीं करती हैं, बाकी सबसे पर्दा करती हैं। कुछ तो पूरे ख़ानदान से पर्दा नहीं करती, बाकी आम पब्लिक से पर्दा करती हैं।
اور جو میڈم نور جہاں صاحب ہیں جس اسٹوڈیو میں جاتی ہیں وہاں پر ان کے شوہر کے جو ہیں وہ دوست احباب ہوتے ہیں تو وہ ان سے پردہ نہیں کرتی. تو باقی وہ ایک پبلک فگر ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ پبلک فگر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پبلک میں عام طور پہ کمفرٹیبل ہوں یا وہ پردہ نشین نہ ہوں. وہ عام پبلک سے نہیں ملتی. پھر انہوں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھ جتنی پبلک یہاں پر کھڑی ہوئی ہے یہ بیسکلی نور جہاں کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اگر یہ پبلک میں جا رہی ہوتی تو آپ کو اس طرح کا ہجوم نظر نہیں آتا. بہرحال ان کی اس آرگیومنٹ کو دیکھتے ہوئے عبدالحی صاحب جو ہیں وہ ایک آرڈر پاس کرتے ہیں کہ صحیح ہے محترمہ کو ایگزیمشن دی جائے, وہ اپنے وکیل کے تھرو اپیئر ہو سکتی ہیں عدالت کے اندر. بہرحال اس کے بعد پھر جج عبدالحی صاحب اور سردار اقبال صاحب جو محترمہ کے وکیل تھے اور محترمہ خود جو ہیں وہ جج کے ریٹائرنگ روم میں چلی جاتی ہیں. اقبال صاحب ظفر اقبال صاحب جو ہیں وہ مقدمے کی دیگر کارروائی کو مکمل کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. بہرحال کچھ عرصے بعد یا کچھ دوسری پیشی کے اندر غالباً ایس ایم ظفر صاحب کے مطابق محترمہ نگہت اور نور جہاں کا صلح نامہ ہوتا ہے. اسی پر وہ کیس ختم کیا جاتا ہے اور وہ مجسٹریٹ عبدالحی صاحب سے نگہت جو ملازمہ تھیں وہ درخواست کرتی ہیں کہ میڈم نور جہاں سے وہ معافی کی خواستگار ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے اسٹوڈیو پہ وہ دوبارہ جائیں اور اسی طرح تعلق قائم رہے. بہرحال ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ بعض اوقات آئین یا قانون جو ہے اس کو اپنے طریقے سے مولڈ کیا جا سکتا ہے, اس کی آرگیومنٹس کو بنایا جا سکتا ہے. تو اسی طرح کا ایک واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں مینشن کیا. یہاں پر یہ چیز کوٹ کرنے کا آج کل کیونکہ یہ عدالتوں کا معاملہ ہے کہ عدالتوں کے اندر قوانین کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں, تو قانون کسی بھی طریقے سے ہمارے معاشرے کے میں مولڈ کیا جا سکتا ہے, اس کے آرگیومنٹس بنائے جا سکتے ہیں. قانون کی اور آئین کی جو اپنی رٹ ہوتی ہے اس کو سالم رکھنے کے لیے, اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے بہت ساری دشواریاں پیش آتی ہیں. اور ہمارے قانون دانوں کو اور ہمارے جو آئینی ماہرین ہیں اور ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی زبان میں قانون لکھیں کہ آپ مس لیڈ نہ ہو سکیں. تو یہ ہمارے قانونی نظام میں گنجائش ہے بہرحال مولڈ کرنے کی چیزوں کو, اور قانون اور وکیل کا تو کام ہی یہی ہے بہرحال. تو اس سے اجتناب ویسے کیا جانا چاہیے اور جو حقیقی مقدمے کی جو روح ہوتی ہے اسے لے کر چلنا چاہیے. تو اگلے کسی بک ریویو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.